देखो, कोई भी बैंक एग्जाम में आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो क्या करना है वो सीखने की बजाय क्या छोड़ना है वो पहले सीखो। नमस्कार फ्रेंड्स, मुझे काफी सारी इंक्वायरी आ रही है कि अभी 1 महीने बाद आरआरबी का एग्जाम होगा तो उसको कैसे डील करना है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही है। कई लोग मुझे फ़ोन करके ये भी बोल रहे हैं कि सर आप एक आध लेक्चर उसी हिसाब से बनाओ कि हम किस हिसाब से आगे बढ़े। तो आज का ये लेक्चर हम आरआरबी की आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, उसके ऊपर रहेगा। मैं बकुल पटेल मेरी YouTube चैनल भैंस की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आईबीपीएस ने आरआरबी की एग्जाम का क्लर्क एंड पीओ का टेंटेटिव शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है, जो कि होगा आपका एग्जाम सितंबर की 12, 13, 19, 20 और 26 तारीख को। अब इसमें आरआरबी की पीओ एंड क्लर्क दोनों एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। अब तक का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि पहले पीओ का एग्जाम रहेगा और उसके बाद क्लर्क का रहेगा। तो मेरे हिसाब से 12 और 13 तारीख को, जरूरत पड़ने पे 19 तारीख को आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम रहेगा और पिछली 3 डेट में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अब आपके पास मोटा मोटा प्रिपरेशन के लिए 1 महीने का टाइम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 1, 1.5, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया होगा। तो पिछले 1 महीने का यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है ताकि हम एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सके और मेंस के लिए क्वालिफाई कर सके। तो आज हमें इसके ऊपर काफी सारी डिस्कशन करनी है और आखिर में हमें हमारी स्ट्रेटेजी भी बनानी है। अब देखो, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एग्जाम क्लियर करना है, ये सारी चीजों को अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। 1 ही महीने का टाइम है, एग्जाम आपका 45 मिनट का ही होगा, आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हर जगह पे प्रॉब्लम होता है टाइम का। अगर आरआरबी की एग्जाम जिसका समय 45 मिनट है, मैं आपको वही एग्जाम अगर 1.5 घंटे में सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 80 में से मिनिमम 75 नंबर आप लाके देंगे। बट यहां पे और खास करके बैंक की एग्जाम में प्रॉब्लम यही रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। नॉर्मली सबको प्रॉब्लम होता है टाइम का। आरआरबी क्लर्क या पीओ की प्रीलिम एग्जाम में लेवल उतना भयंकर नहीं होता है जितना कि मेंस में होता है। तो लेवल की ज्यादा चिंता नहीं है, चिंता यही है कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से चैप्टर हमें सीखने हैं। अब कोई भी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग जब हम बनाते हैं ना, तो पहले हमारे सामने चैलेंजेस क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वो सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, चैलेंजेस क्या है, और फिर हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो देखो, 1 महीने का टाइम है। अब दूसरा, आपको कट ऑफ का भी पता होना चाहिए ना, कितने नंबर लाने हैं। जब तक वही पता नहीं होगा तो हम कहां से प्लानिंग कर पाएंगे, किस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। तो यहां पे मैंने आपको पिछले 2 साल का आरआरबी क्लर्क प्री का कट ऑफ दिया है। 2018 एंड 2019 में क्या कट ऑफ था वो यहां पे लिखा है। आप देख भी सकते हो कि 2018 की कंपैरिजन में कुछ स्टेट में कट ऑफ बढ़ा है, कुछ स्टेट में कट ऑफ डाउन हुआ है। इसका रीजन नंबर ऑफ वैकेंसी और काफी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये कुछ स्टेट का था और ये कट ऑफ है बाकी के स्टेट का। तो आप अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट का कट ऑफ लेके एक टारगेट बना सकते हो। मोटा मोटा टारगेट आपका होना चाहिए मिनिमम 70 नंबर का।
80 में से आपको 70 नंबर लाने हैं। मोस्ट ऑफ स्टेट में आपसे ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये जो भी कट ऑफ मैंने आपको दिया है वो जनरल कैटेगरी का है, बाकी सारी कैटेगरी का कट ऑफ रिलेटिवली थोड़ा बहुत इससे नीचे रहता है। तो ये आपने कट ऑफ देख लिया, आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि आपको अपनी कैटेगरी में कितने नंबर लाने हैं ताकि आप प्री एग्जाम को क्लियर कर सके और मेंस के लिए क्वालिफाई हो। अब 1 घंटे का एग्जाम होगा, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम यहां पे 1 घंटा नहीं है, 45 मिनट है। आपका एग्जाम रहेगा 45 मिनट का। उसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आउट ऑफ 80 40 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग दोनों सेक्शन के रहेंगे। 40 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। एग्जाम का लैंग्वेज ट्राइलिंगुअल होगा, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। इस बार से रीजनल लैंग्वेज इवन लास्ट ईयर से ऐड किया गया है। ओरिजिनली पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में रहता था, बट अब पेपर हिंदी इंग्लिश के साथ रीजनल लैंग्वेज में भी रहता है। कई सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि सर कौन सी लैंग्वेज में पेपर को अटेंड करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में करना चाहिए। मेरे हिसाब से उस लैंग्वेज में पेपर अटेंड करना चाहिए जिस लैंग्वेज को आप बढ़िया तरीके से समझते हो, बोलते हो और जिस लैंग्वेज में आप सोचते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप सोचते हिंदी में हो और पेपर इंग्लिश में अटेंड करते हो तो क्या होगा, हर क्वेश्चन को ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करके हिंदी में सोचेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। यहां पे आपको टोटल 45 मिनट का ही टाइम है और 80 क्वेश्चन सॉल्व करने। खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो भी आपका 20-25 मिनट तो चला जाएगा। मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, खाली पूरा पेपर 80 क्वेश्चन पढ़ने में भी 20-25 मिनट आराम से चला जाता है। आपको 45 मिनट में पूरा पेपर कैलकुलेट करके सॉल्व करके आंसर टिक करना है। तो यहां छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है और सबसे पहला मैटर करती है आपकी लैंग्वेज। नॉर्मली तो हम अपनी जो मातृभाषा है उसी लैंग्वेज में सोचते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हमें रीजनल लैंग्वेज में पेपर सॉल्व करना चाहिए। सही है ना मेरी बात? नहीं, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता हूं। आपको पेपर आइदर हिंदी और इंग्लिश में ही अटेंड करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि एक तो रीजनल लैंग्वेज में अभी से ही एग्जाम स्टार्ट हुआ है, आपको उतना सारा मटेरियल भी नहीं मिलेगा, तो आप प्रिपरेशन करेंगे आइदर हिंदी और इंग्लिश मटेरियल में और एग्जाम देंगे आप रीजनल में। रीजनल लैंग्वेज के काफी सारे टिपिकल वर्ड होंगे जिसके बारे में आपको अपनी लैंग्वेज का भी पता नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे ये एक प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप पेपर आइदर इंग्लिश और हिंदी में सॉल्व करो। एक रीजन इसके पीछे ये भी है कि दूसरी जो भी एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क और पीओ को आप छोड़ दो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन हो, चाहे आपका रेलवेज का एग्जाम हो, चाहे आपका आईबीपीएस का क्लर्क और पीओ का एग्जाम हो, उसमें कौन सी लैंग्वेज होगी? हिंदी एंड इंग्लिश। तो वहां पे तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश में ही देना है और आपको पता है ये आपकी जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है। जब तक सिलेक्ट नहीं होंगे हम एग्जाम देते रहेंगे। तो ये एग्जाम का बेनिफिट आपको दूसरी, तीसरी, चौथी एग्जाम में भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप पेपर को इंग्लिश या हिंदी में, दो में से जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी में पेपर अटेंड करो। ठीक है, अब यहां पे मैंने कैलकुलेशन करके भी रखा है कि पर क्वेश्चन आपको 33.75 सेकेंड का एवरेज टाइम मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट भी लग सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना होगा कि जो 10-15 सेकंड वाले क्वेश्चन है उसको हम पहले करेंगे, जो 1 मिनट वाले क्वेश्चन है उसको हम आखिर में करेंगे, या तो फिर टाइम नहीं मिलने पे उसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होने के बावजूद भी क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। देखो, कोई भी बैंक एग्जाम में आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो क्या करना है वो सीखने की बजाय क्या छोड़ना है वो पहले सीखो। अगर छोड़ना आपने सीख लिया, क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको पता चल गया, तो आप अपना जो अभी लेवल है उसी लेवल में कोई भी बैंक की एग्जाम सॉल्व कर सकते हो।
तो आपका फोकस होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजों को मैं टच नहीं करूंगा। आपको तो अपना पता होगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है, कौन से सेक्शन में आप रिलेटिवली उतने अच्छे नहीं हो। तो ये आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। लिस्ट आउट करो कि मैं कौन कौन सी चीजों को स्किप करने वाला हूं। दूसरा, लिस्ट आउट करो कि कौन कौन सी चीजों को मैं सबसे पहले करने वाला हूं। सबसे पहले क्या करना है और क्या छोड़ना है वो आपको पता होना चाहिए। एकदम आपका दिमाग इसमें क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट यहां पे मत रखो। आज ही इसका आप लिस्टिंग कर लो, ठीक है। अब क्या पूछा जाता है, कहां पे कम टाइम लगता है, उसके ऊपर आने से पहले हम एक्चुअल में देख लेते हैं कि पिछले 4 साल में बैंक की आरआरबी क्लर्क प्री की एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन थे। मैंने यहां पर आपको एक पूरा लिस्ट दिया है कि 2019 में टोटल मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन थे, वो कौन कौन से चैप्टर से थे। उसी तरीके से 2018, 2017, 2016 दिया है और लास्ट में मैंने एवरेज लगा के भी दिया है कि ये चारों पेपर का एवरेज हर एक सेक्शन वाइज कितना बैठता है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको फोकस रखना इजी हो जाए। जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसमें कम टाइम लगता है, वो हम पहले करेंगे। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिकल इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 चीज के ऊपर जोर लगाना है। ये 4 में आप क्या, बाकी का कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लो आप पेपर सोल्व करते हो, पहला कोई वर्ड प्रॉब्लम, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम, सारे चैप्टर्स के नाम लिखे आप देख सकते हो, हर एक चैप्टर में से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 1 महीने में आप इतना करने जाएंगे तो आपका रीजनिंग छूट जाएगा, या तो यहां कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो अभी 1 महीने के अंदर आपको ये 4 चैप्टर के ऊपर जोर लगाना है। मान लो किसी का ये 4 चैप्टर ऑलरेडी क्लियर है, ऑलरेडी सीख लिया है, वो यहां पे जा सकते हैं। बट जिसके पास कम समय है वो यही करेंगे, जिसने पूरा नहीं किया है वो भी पहले यही करेंगे। और इसको मान लो आप ये सोल्व कर सकते हो ना, तो भी एग्जाम में तो पहले नहीं लेना है। टाइम एंड वर्क का, परसेंटेज का, एवरेज का, रेशियो का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो 3 या 4 लाइन में क्वेश्चन रहता है। आप पूरा क्वेश्चन शांति से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, तब तक तो आपका काफी समय चला जाएगा। उसकी जगह पे आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो वहां पे कुछ समझना नहीं होता है, कुछ पढ़ना नहीं होता है, सीधे आंकड़े दिखेंगे, सीधा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर देंगे आप। तो एग्जाम में आप बारी बारी से लाइन से क्वेश्चन करते हो। मान लो पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आता है, दूसरा स्पीड एंड टाइम का आता है, तो दोनों को स्किप कर दो, सीधा तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन से मान लो आपके क्वाड्रिकल इक्वेशन स्टार्ट होते हैं, तो सारे क्वाड्रिकल इक्वेशन आप सॉल्व कर दो। पॉजिटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट, जो पॉजिटिव लिस्ट में है उसको करो, जो नेगेटिव लिस्ट में उसको स्किप करो। तो ये 4 चैप्टर के आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसका मोटा मोटा एवरेज 30 के आजू बाजू बनता है। मतलब कि 40 में से 30 क्वेश्चन यहीं से है, बाकी के 10 क्वेश्चन यहां से होंगे। ये चैप्टर आप सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, स्पीड लाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ एग्जाम में छूट जाता है। तो छूटने में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये छूट जाएगा तो उसका इतना अफसोस नहीं होगा कंपेयर टू दिस 4 चैप्टर्स, क्योंकि यहां पे कम समय लगता है। एक क्वेश्चन आप रेशियो का करेंगे, उतने समय में आप 2 नंबर सीरीज कर पाएंगे, 3 क्वाड्रिकल इक्वेशन कर पाएंगे। सबके मार्क्स सेम है, तो कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना चाहिए? ये 10-11 चैप्टर में से कि ये 4 चैप्टर में से? ये 4 चैप्टर में से। तो पहले इसके ऊपर ही फोकस लगाना है। अब सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिकल इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये चारों कर लिया है। सिंप्लीफिकेशन में कई बार क्या होता है, 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के भी पूछे जाते हैं, तो आपको उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वाड्रिकल इक्वेशन एकदम इजी रहता है, वहां पे 5 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, तो वो भी आप पहले करेंगे। नंबर सीरीज में मैंने ये देखा है कि अभी नंबर सीरीज में रिलेटिवली रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी ने मेरे वीडियो नहीं देखे, मेरी चैनल पे आज पहली बार आप देख रहे हो, तो पूरा एक सीरीज पे सीरीज के 5-6 लेक्चर्स का वीडियो मैंने बना के मेरी यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा है, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में नॉर्मली 1 या 2 DI पूछी जाती है, 5-5 क्वेश्चन की रहती है। 1 DI ये पक्का है टेब्यूलर फॉर्म में ही होगा।
अब टेबुलर फॉर्म में है तो DI समझना एकदम इजी है। दूसरा, नीचे जो DI के ऊपर जो क्वेश्चन 4 या 5 पूछे जाते हैं ना, उसमें मेनली क्वेश्चन कौन से रहते हैं? एवरेज निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, या तो परसेंटेज निकालना होता है। तो ये आपके लिए इजी होगा, बजाय आप परसेंटेज का कोई फुल क्वेश्चन करो या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करो। तो एक DI आपका टेबुलर फॉर्म में रहेगा, और दूसरा DI अगर पूछा जाता है तो वो भी नॉर्मली इजी रहता है, बार चार्ट, या तो एक आध बार केसलेट भी पूछा गया था, बट वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो ये 4 सेक्शन के 30 क्वेश्चन करने में आपको 13 से 14 मिनट लगने चाहिए। उसमें से आप 30 में से मान लो एक आध क्वेश्चन, एक आध सीरीज आपको ट्रिकी लगता है, आपसे सोल्व नहीं हुआ, तो भी 28 से 30 क्वेश्चन आपके सोल्व होने चाहिए 13 to 14 मिनट्स में। देखो 45 मिनट का एग्जाम रहता है, आप उसको 3 टाइम जोन में डिवाइड करेंगे, 15 मिनट, 15 मिनट एंड आखिरी का 15 मिनट। पहले 30 मिनट में आपको 60 to 65 मार्क्स कवर करने हैं, और बाकी की 15 मिनट में आपको 10 मार्क्स कवर करने हैं, जिससे कि आपका स्कोर अबव 70 हो जाएगा। तो इसी स्ट्रेटेजी को पकड़ते हुए पहली 15 मिनट में, मान लो आप मैथ्स का सेक्शन पसंद करते हो, तो ये 4 चैप्टर करेंगे। ये क्वेश्चन आप कर सकते, देखो पेपर सेटर आपके दिमाग के साथ खेलता है। वो क्या करता है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल देगा, आप उस क्वेश्चन को बारी बारी से करते रहेंगे, क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन वो डालेगा। अब उससे आपका 1 मिनट बर्बाद होगा। मेरे हिसाब से 1 मिनट बर्बाद होने से ज्यादा नुकसान नहीं है, बट आपका दिमाग जो खराब होगा ना, वो आपका पूरा पेपर बर्बाद करके रख देगा। तो आपको हमेशा सिलेक्शन में ध्यान रखना है, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है साइड में रख दो, स्किप कर दो, अदरवाइज एक क्वेश्चन खराब जाएगा और उसके पीछे सारे क्वेश्चन आपके बिगड़ जाएंगे। जो इजी क्वेश्चन है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको पूरा पेपर लाइन से सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप खड़े होके दूसरे जितने भी कैंडिडेट है ना, उसकी ओर एक नजर डाल दो, उसका मुंह देखने से आपको पता चल जाएगा कि सबको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है। अब सबको डिफिकल्ट लगता है तो आपको भी डिफिकल्ट लगता है, नेचुरल सी चीज है। सीधा सीधा उसका कट ऑफ भी डाउन जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूं कि जब भी आपको कोई एग्जाम डिफिकल्ट लगता है ना, तो बाजू वाले का चेहरा देखो, वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ इसको भी डिफिकल्ट लग रहा है, खाली मैं अकेला नहीं हूं। तो थोड़ा दिमाग से वो खेलता है, तो आपको भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना होगा। मेरी बात आप हमेशा याद रखो कि शुरुआत में चौथा पांचवा क्वेश्चन ट्रिकी रहता है, तो उसको स्किप करना है। तो पहली 13-14 मिनट में इतना सेक्शन आप कवर करेंगे। ये सारे चैप्टर करने के बावजूद भी आपका 10 नंबर ही होगा, और ये जो चैप्टर, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि ये जो करता है ना उसका सिलेक्शन कम होता है, ये जो करता है ना उसका चांसेस ज्यादा रहता है। तो आपको ऊपर के 4 चैप्टर पहले करने हैं। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ ही देना है, बट इसको आखिरी जो 15 मिनट है ना उसमें टाइम मिलता है तो ही लेना है। यहां पे आप कुछ चैप्टर्स को तो देख सकते हैं कि पिछले 4 साल में उसका एकाधा ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब एकाध क्वेश्चन ही पूछा जाता है, वैसे चैप्टर को आप परमानेंटली स्किप भी कर सकते हो, बराबर है। तो ये था मैथमेटिक्स की बात। अब लेते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी मेनली रीजनिंग में क्या होता है, बैंक की एग्जाम में सिटिंग एंड पजल, यहां भी वही हाल है। सीटिंग आप देख लो, मोटा मोटा 10 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 2 सीटिंग होती है। सीटिंग में भी सर्कुलर भी हो सकता है, आमने सामने बैठने वाला सीटिंग भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन का सीटिंग भी हो सकता है। तो आपको तीनों सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रीलिम एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम है, तो डिफिकल्टी लेवल जरा भी नहीं होगा। तो आप मोटा मोटा सीटिंग अरेंजमेंट सीख लो, यहां पे जो प्री एग्जाम में पूछा जाएगा ना वो आपसे आराम से हो जाएगा। हाँ, मेंस में डिफिकल्टी लेवल भयंकर रहेगा, बट यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो ये बोलता हूं कि 1 मिनट में एक सीटिंग आपका सॉल्व हो जाएगा, और बाकी की 1 मिनट में आप आराम से आंसर दे पाएंगे। मैक्सिमम सीटिंग अरेंजमेंट में 2 मिनट लगना चाहिए। 2 सीटिंग अरेंजमेंट करते हो तो 4 मिनट लगेगा। पजल है, पजल में भी मैंने देखा है कि ज्यादातर एग्जाम में आजकल फ्लोर बेस या बॉक्स, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स वाली ही पजल पूछी जाती है।
तो आप उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। एक पजल मिनिमम रहेगा, मतलब 10 और 5 15 मार्क्स मिनिमम आपके सीटिंग या पजल के होंगे और 20 तक भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का होगा, वो भी एकदम इजी है, वो भी आपके पॉजिटिव लिस्ट में होना चाहिए। और रीजनिंग की जो पहली 15 मिनट है उसमें इसका भी समावेश आपको करना है। इनइक्वालिटी आता है 5 नंबर का, तो एकदम इजी है, 1 या 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो ये भी आपको करना है। अल्फा नंबर सिंबल सीरीज होगा, वो भी एकदम इजी रहता है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चन रीड करना पड़ता है, बट वो भी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। सीलॉक्स एकदम इजी रहता है और डायरेक्शन टेस्ट भी आपका इजी रहता है। तो यहां तक मोटा मोटा मैं आपको बोलता हूं पैरा जंबल तक आपको ये सारे चैप्टर करने हैं। अगर इतने चैप्टर आपने कर लिए तो 35 नंबर तक आपका बैठ जाएगा। मैथमेटिक्स का 30 और रीजनिंग का 35, टोटल आपने 65 क्वेश्चन कर लिए हैं और टोटल टाइम अब तक हुआ है आपका 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में आपने ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन कर लिए। बाकी जो है कंपैरिजन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग वगैरह आप कर सकते हो तो करो, बट 30 मिनट में 65 क्वेश्चन करने हैं। वैसे तो आप पूरा पेपर कर सकते हो, बट टाइम के हिसाब से आपको पहले चलना है, तो जहां पे ज्यादा टाइम लगता है उसको आप स्किप कर सकते हो। तो हो गया आपका 30 मिनट्स, हो गया आपका 65 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट 15 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल है। यही 15 मिनट का आप जितना मैक्सिमम यूज करेंगे आपका प्री क्लियर होने का चांस ज्यादा है। तो अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। यहां तक तो आपने घर से फिक्स कर लिया था, वही चीज आप कर रहे हो। अब लास्ट की 15 मिनट में स्ट्रेटेजी चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक सीटिंग आपसे ना बैठा हो, एक DI ना बैठा हो, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मैं ये बोलता हूं कि आपने एक बार बिठाने का ट्राई किया, नहीं बैठता है तो उसके ऊपर ट्राई मत करो। उससे अच्छा है कि आप कंपैरिजन, रैंकिंग या ब्लड रिलेशन कर लो। तो लास्ट के जो 15 मिनट है उसमें से रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है जो आपने अटेंड नहीं किए हैं, जो आप सोल्व कर सकते हो, उसको पहले करो। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन अटेंड नहीं किए उसको फिलहाल टच मत करो। तो यहां पे 2, 5, 7 मिनट में आप जो भी कर सकते हो वो आप कर लो। तो इससे क्या होगा कि रीजनिंग के मोटा मोटा मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन आपने पहले किए थे, तो 40 में से आप 38 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाएंगे। अभी भी आपके पास 6, 7, 8 मिनट बाकी है। अब ये लास्ट में जो 6, 7, 8 मिनट है ना, उसमें आपको क्या करना चाहिए? उसमें आप मैथमेटिक्स के वर्ड प्रॉब्लम पकड़ो। अब मैथमेटिक्स के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि रेशियो के क्वेश्चन इजी रहते हैं, तो उसको अटेंड करो। आप एवरेज के क्वेश्चन भी इजी रहते हैं, उसको भी अटेंड कर सकते हो। पार्टनरशिप को भी अटेंड कर सकते हो। यूनिटरी मेथड एंड एज रिलेटेड क्वेश्चन को भी अटेंड कर सकते हो। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपके अटेंड हो गए, तो मोटा मोटा आपका टाइम खत्म हो जाएगा। पैरेलल में आपको यह भी एडवाइस दूंगा कि बोटन स्ट्रीम, मेरे हिसाब से बच्चों को ये चैप्टर बोटन स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप ही करो। जैसे ही बोट का वर्ड यूज होता है ना, उसको स्किप कर दो। जैसे ही मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आपको दिखता है उसको स्किप करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन डिफिकल्टी होगा, बट आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार ये क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, पता ही नहीं चलता है, 2 मिनट चला गया, आप करते रहते हो 2-3 मिनट चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को फिलहाल टच मत करो। वो पेपर सेटर है ना, आपको लालच देता है, दाने डालता है और आप उसकी जाल में फंस जाते हो। अब 45 मिनट के पेपर में एक मिनट का भयंकर इंपॉर्टेंस है। मान लो 3 घंटे का पेपर है, कोई जगह पे आपने 5 मिनट फालतू में बर्बाद कर दिया तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट 45 मिनट के पेपर में अगर आपने 5 मिनट कहीं फालतू में बर्बाद कर दिया ना, तो आपका पूरा एग्जाम बिगड़ जाएगा, आपका प्री क्लियर होने का चांस कम हो जाएगा। तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं करना है। दूसरी भी एक एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आखिरी 3-4 मिनट बचते हैं ना, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कभी मत करो, उसमें पजल कभी मत करो। उसमें छुटक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, रिटेल 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, उसी को सोल्व करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मान लो आप सीटिंग अरेंजमेंट पकड़ते हो, 2.5 मिनट बाकी है, 2.5 मिनट में आपने सीटिंग बैठा दिया,
बट सीटिंग बैठाने के बाद उसके 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सीटिंग आपका तैयार हो गया, जब आप आंसर देने जाते हो और आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो सीटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। उससे तो अच्छा था कि 2 चिल्ला चालू छुटक क्वेश्चन आपने कर लिए होते तो 2 नंबर तो आपके बन जाते। तो इसी तरीके से आपको कभी भी एकदम लास्ट में सीटिंग या पजल भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जो भी अच्छा लगता है, मैथ्स या रीजनिंग, मैं तो एडवाइस करूंगा कि आपको रीजनिंग पहले लेना चाहिए। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पहले 15 मिनट में सॉल्व कर दो, बाकी की 15 मिनट में मैथमेटिक्स के ये 4 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। उसमें आपके 28 से 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब 65 तक हो गया। लास्ट की जो 15 मिनट आपके पास बचती है उसमें आप रीजनिंग के जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसको करो, और मैथमेटिक्स के ये 4-5 चैप्टर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, वो ही क्वेश्चन आपको करने हैं, तो वो वाले क्वेश्चन कर दो। तो आप लगभग, आपका स्पीड बहुत बढ़िया नहीं होने के बावजूद भी आप 75 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। देखो कोई भी पेपर होता है ना, उसमें भयंकर तरीके से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन 3 या 4 ही होते हैं। आपको उस क्वेश्चन को पहचानना है। अगर उस क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ गए, आपने पहचान लिए और उसको छोड़ दिए, तो बाकी के क्वेश्चन तो इजी है। सिलेक्शन, पास, ये सारी चीजों में ये 3-4 क्वेश्चन ही आपको परेशान करते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ने से आप घर से जो प्लान लेके गए हो उसी प्लानिंग पे आप काम करेंगे, तो जब आप एग्जाम देके बाहर आएंगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, आपके दिमाग में कोई अफसोस नहीं होगा। और जिस दिन आप एग्जाम देके बाहर निकलते हो और आपको लगता है कि नहीं मैंने अच्छे से किया है, आप लिख लेना, वो एग्जाम आप क्लियर करेंगे ही। तो आपका प्लानिंग, आप सारी चीजों को लिख लो और उसी के हिसाब से चलो। अब 1 महीना आपका बाकी है। 1 महीना मैं भी आपको YouTube पे लगातार पढ़ाता रहूंगा। मेरा भी ट्राई ये रहेगा, हालांकि मैं पूरा कोर्स तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कोर्स आपका कवर करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं किस हिसाब से चलने वाला हूं कि रीजनिंग के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 1 या 2 लेक्चर में हो सकते हैं और जिसका वैल्यू होता है 5 नंबर का, तो वैसे क्वेश्चंस को मैं पहले लूंगा। मैथमेटिक्स में हो सकता है मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, क्वाड्रिकल इक्वेशन भी करवा सकता हूं। तो मेरा ट्राई ये रहेगा कि जो ऊपर लिस्ट में जो ऊपर के चैप्टर्स है मैथ्स और रीजनिंग में, उसको अगले 1 महीने तक करवाता रहूंगा, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो और आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। प्री एग्जाम क्लियर होने के बाद 1 महीने का और टाइम आपको मिलेगा मेंस के लिए, तो हम उसमें भी कुछ न कुछ करते रहेंगे। मुझे आशा है कि मैंने जो ये स्ट्रेटेजी बना के आपको दिया है, जिस चीजों के बारे में चर्चा किया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। आप उसके ऊपर सोचेंगे और अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दूसरे मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा, और आगे आप कौन से वीडियो, कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बना सकूं। तो जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे।